नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। प्रसिद्ध समाज सुधारक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बार यह कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक भारत का उदय भी संभव नहीं है। यानी कि देश के विकास को तभी सफल माना जाएगा जब आखिरी व्यक्ति या आखिरी तबके तक उसका लाभ पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कही गई इन बातों को दशक बीत चुके हैं, लेकिन क्या हमारे देश में वाकई ऐसा होता है? ये सोचने समझने के लिए आप समाचार देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप कोई भी ओपिनियन बनाएं उससे पहले आप उस पंक्ति को भी समझ लीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। भारत में विकास की पंक्ति का सीधा सरल अर्थ यह है कि वो जातियां जो विकासशील रहीं वो इस पंक्ति में पहले या फिर आगे के पायदान में नजर आती हैं, तो वहीं पर वो जातियां जो कि विकास के पथ पर पिछड़ गई उन्हें हम इस पंक्ति के आखिर में खड़ा देखते हैं। विकास के पथ पर पीछे छूट गई इन जातियों को व्यावहारिक भाषा में ओबीसी, एससी, एसटी के नाम से पुकारा जाता है, सुना जाता है। हालांकि कौन कितना पीछे है यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस रेस में सबसे पीछे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी उस पंक्ति के आखिर में तो खड़े हैं, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरत कहानी कुछ ऐसी है। आपको अब फुल स्क्रीन नजर आ रही है और उस फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें किसी भी आंकड़े से बड़ी हैं जो आपको सच्चाई के साथ ये समझाती हैं कि हमारा लोकतंत्र महान क्यों है। इन तस्वीरों में आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी। ये भारत के पावर सेंटर के सबसे टॉप की पोजीशंस हैं जिस पर नरेंद्र मोदी जो कि एक ओबीसी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी जो कि एक आदिवासी महिला हैं, ये लोग पदस्थ हैं। अब आप विचारों का विरोधाभास समझिए। एक तरफ है विकास की पंक्ति का एस्टिमेटेड मैप, दूसरी तरफ है पावर सेंटर का एग्जैक्ट मैप। विकास की पंक्ति में सबसे पीछे खड़े लोग भी देश के पावर सेंटर में सबसे आगे आ सकते हैं। यह बात तो इस तस्वीर से भी साफ होती है। मतलब यह बताता है कि भारत का गरीब अब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है, क्योंकि विदेशी नैरेटिव से अगर आप देखेंगे तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी यह सोचा होगा कि वो मैडम प्रेसिडेंट बन जाएंगी? और मैडम प्रेसिडेंट ही क्या, दुनिया की सबसे विशालतम सेनाओं में से एक भारतीय सेना की कमांडर चीफ भी बन जाएंगी, जबकि वो सो कॉल्ड पंक्ति में सबसे पीछे खड़े तबके से आती हैं। खैर, एक समाज के तौर पर आदिवासी सबसे पीछे छूट गए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि सरकारों ने बीते 76 सालों में जब उंगली पकड़कर सबको साथ लेकर चलना था तो इनका साथ क्यों छोड़ दिया? इस पर आप अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं, क्योंकि ये डिबेटेबल इशू है और काफी बड़ा है, और इसीलिए वो पीछे क्यों छूट गए उस पर बात ना करते हुए इस पर बात करते हैं कि आज उनको आगे लाने के लिए क्या क्या किया गया है। और यही होगी हमारी आज की इंडिया स्टोरी, जिसमें शामिल होगा आदिवासियों के लिए विजन ऑफ न्यू इंडिया का डिकोडेड रोड मैप। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी। ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है, इस शब्द का ये मतलब है। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि
और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। आदिवासी का मतलब है जो आदिकाल से या फिर पुराने समय से किसी जगह का रहने वाला हो और यही वजह है कि आदिवासियों को भारत का मूल निवासी भी माना जाता है। इसको लेकर सियासी दलों के बीच भी कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आती है। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था। सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है। जिसको हम भारत माता कहते हैं, ये पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। भारत में आदिवासी किस स्थिति में हैं, इसको आप कुछ और तथ्य और तस्वीरों से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। भारत में लगभग 705 जनजातीय समूह हैं। इनमें से लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। 1961 की जनगणना रिपोर्ट ये कहती है कि देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 3.1 करोड़ यानी कि कुल जनसंख्या की 6.9% थी। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 10.45 करोड़ हो चुकी है, जो कि कुल आबादी का, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8.6% है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आदिवासी रहते हैं। ये वो समुदाय है जो किसी जाति या धर्म से उस रूप से नहीं जुड़ा हुआ है जिस तरह से वो प्रकृति से, नेचर से जुड़ा हुआ है। दुनिया में आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 37 करोड़ है। ये पूरे विश्व की जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का कुल 5% है। दुनिया में लगभग 5000 आदिवासी समुदाय हैं और जिनकी 7000 भाषाएं हैं। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद इस समाज के बारे में आज भी लोगों को पता ही नहीं। लोग आज भी इनकी परंपरा और संस्कृति से अनजान हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले आदिवासी होने का मतलब समझ लेना भी जरूरी बनता है। आदिवासी प्रकृति के पूजक और इसके संरक्षक हैं। इन्हें जंगल, पेड़, पौधों और पशुओं से बेहद प्रेम है, यानी कि लगाव है। और इनका मुख्य हथियार तीर धनुष है। ये शिकार में माहिर होते हैं। सादी जीवन शैली और पारंपरिक भोजन, सहज, शालीन और शर्मीला स्वभाव इनकी पहचान होती है। अतिथियों के स्वागत सत्कार को लेकर ये आतुर रहते हैं। कुनबे में रहना और उसका ख्याल रखना इनकी खासियत है। जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छे से होता है। अपनी संस्कृति, भूमि और अपनी भाषा से इन्हें बेहद लगाव है। पारंपरिक कला व गीत संगीत से इनको प्रेम है। पूर्वजों द्वारा स्थापित परंपरा का ये आज भी अनुसरण, उसका पालन करते हैं। भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडाबा और ग्रेट अंडमानी जनजातियां इसमें शामिल हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इन सभी जनजातियों में भील आदिवासी समूह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह देश की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का करीब 38% है। यह तो हुई आदिवासियों की बात, लेकिन अब
उस बात पर वापस लौटते हैं जिस बात पर आज इंडिया स्टोरी में बात करना जरूरी है, यानी कि हु आर आदिवासी से वेयर आदिवासी स्टैंड टुडे के सवाल पर लौटते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि बीते 76 सालों में जब देश आगे बढ़ रहा था, जब सरकारों का काम था कि हर वर्ग को साथ लेकर, उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे लेकर ले जाया जाए, तो ऐसा क्यों हुआ कि आजादी के इतने सालों बाद भी ये वर्ग पीछे छूटा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब क्या हो सकता है वो हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल हालिया हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं और इसके लिए सबसे पहले सबसे ताजा समाचार पर चलते हैं। तारीख थी 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था और उस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री इन दो राज्यों में मौजूद नहीं थे, बल्कि पीएम मोदी उस वक्त पहाड़ी और जंगली इलाकों में समय बिता रहे थे। वो बिरसा मुंडा जैसे जननायक को नमन कर रहे थे। पीएम मोदी झारखंड में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अब तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। मौका था जननायक बिरसा मुंडा की जयंती का। पीएम आदिवासियों के उतने करीब पहुंचे जितना करीब शायद ही देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो। वो कितना करीब थे, इसके लिए कोई मीटर किलोमीटर का पैमाना सेट कर समझने की जरूरत नहीं, किसी तथ्य की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों की जरूरत है। आइए सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। झारखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुमकिन है कि पीएम मोदी आदिवासी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर चुनाव के सहारे ही सही देश का प्रधानमंत्री अगर आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ, लोगों के साथ खड़ा नजर आता है, तो क्या चुनावों की जरूरत सही मायनों में सफल होती नहीं दिखाई देती? हालांकि बात सिर्फ चुनावों की नहीं है। बीते एक दशक में पीएम मोदी की हर योजना को आप उठाकर देख लीजिए या फिर उनकी किसी भी योजना को सर्च करने के लिए बस एक ही कीवर्ड काफी है और वो कीवर्ड है गरीब का। अब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में आदिवासियों के बीच पहुंचे, तो सबसे पहले हम झारखंड में आदिवासियों की स्थिति को भी देख लेते हैं। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिनमें 24 प्रमुख जनजातियों की श्रेणी है। बाकी 8 को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, विरजिया, सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर शामिल है। अनुसूचित जनजाति की आबादी के हिसाब से झारखंड देश में 6ठे स्थान पर आता है। राज्य में जनजातियों की संख्या 86,45,042 है, जो कि आबादी का 26.2% है। और इसमें आदिम जनजाति 1,92,425 है, जो कि कुल आबादी का 0.72% है। 1951 में अविभाजित बिहार में आदिवासियों की संख्या 36.02% थी, यानी कि वर्तमान में आबादी में 10% की गिरावट आई है। संताल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी कुल जनसंख्या 27.54 लाख की है और इसके बाद उरांव और मुंडा है। झारखंड में 91.7% आदिवासी आबादी आज भी गांव में गुजर बसर करती है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें और 14 लोकसभा में से 5 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, उनके लिए रिजर्व है। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं। सिर्फ उरांव जनजाति की कुडुक भाषा
और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा द्रविड़ समूह से संबंधित है। ये वो आंकड़े हैं जो कि ज्यादातर लाखों में है, लेकिन पीएम मोदी लाखों वाली इस आबादी के लिए करोड़ों का विजन लेकर आए हैं। ये विजन क्या है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले समस्याओं का जिक्र कर लेना भी जरूरी बन जाता है। द स्टेटस ऑफ आदिवासीज लाइवलीहुड्स 2021 रियलिटीज एंड होप्स यानी कि एसएएल की रिपोर्ट ये बताती है कि झारखंड और ओडिशा में क्रमशः यानी कि सीरियल वाइज आप इसको समझिएगा 72% और 74% आदिवासी गांव हैं जो कि सड़क से कनेक्टेड है। वहीं पर 93% और 85% वो गांव हैं जो कि गैर आदिवासी हैं और सड़क से जुड़े हुए हैं। आदिवासी इलाकों में बड़ी दुकानें या फिर शॉपिंग सेंटर नहीं। आदिवासी इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी 73% है, जबकि गैर आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी 90% की है। झारखंड में 45% पुरुष और 63% महिलाएं, तो ओडिशा में 55% पुरुष और 75% महिलाएं ना तो पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। रिपोर्ट यह कहती है कि झारखंड में आदिवासी परिवारों की सालाना आय तकरीबन 70,000 रुपए है। वहीं ओडिशा में आदिवासी परिवारों की सालाना आय यानी कि ईयरली इनकम 61,000 रुपए के करीब है। वहीं पर पीवीटीजी की सालाना इनकम 36,000 रुपए के करीब है। यहां पर आदिवासियों के साथ हमने पीवीटीजी का जिक्र किया है। पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये वो समूह है जो कि आदिवासी वर्ग में भी बेहद पिछड़ा है, जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। आप इसे जरूर याद रखिएगा। और अब आते हैं आदिवासियों की सबसे कोर समस्या, उनकी सबसे मूलभूत समस्या यानी कि शिक्षा पर। आखिर क्या वजह है कि आदिवासियों के बीच साक्षरता दर, लिटरेसी रेट इतना कम है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं, वो समझ लेते हैं। आदिवासियों की भाषा वो कंपोनेंट है जो कि उन्हें शिक्षा से दूर रखने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। दरअसल विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। आदिवासियों की भाषा में पढ़ाने के लिए ना तो शिक्षक मिलते हैं, ना ही कोई किताब छपती है। दूसरा है आर्थिक स्थिति। आदिवासी समुदाय के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। इसकी बजाय माता पिता अपने बच्चों को उनके काम में मदद करना और उनकी आय को पूरक बनाना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड मिल जाए जिससे वो ज्यादा आय कर सके। तीसरा है शिक्षकों की कमी, और यह गंभीर समस्या है। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की अवेलेबिलिटी और उसमें कमी आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। स्कूलों की कमी, गांव में स्कूलों की कमी भी आदिवासी छात्रों की शिक्षा में एक बड़ी बाधा है। यहां पर स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहां पर परिवहन की पहुंच यानी कि वहां तक पहुंचने की समस्या एक बड़ी बन जाती है, या फिर यह कह लीजिए कि उनके पास कोई साधन होता ही नहीं है। समस्याओं पर आपने नजर डाली, लेकिन अब समस्याओं के बाद यानी कि प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसके समाधान के लिए हमारी सरकार कर क्या रही है। ये वो सवाल है जिसे जानना आपका और हमारा अधिकार है। और ऐसे में आपको सबसे पहले साल 2017 में लिए चलते हैं। सितंबर का महीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दभोई में नेशनल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी थी। और क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए, और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक
मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। वो सरकारें उंगली पकड़कर इनके साथ क्यों नहीं चली? ये सवाल याद है ना आपको, जो हमने इंडिया स्टोरी की शुरुआत में आपके सामने रखा था। पीएम मोदी की ये साउंड बाइट, यानी कि उनकी कही हुई एक एक बात, उनका एक एक लफ्ज उसी सवाल का जवाब है। चलिए अब तस्वीरों से कुछ तथ्य की ओर चलते हैं। तारीख थी 1 महीना फरवरी और साल 2023, यानी इसी साल की बात है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और इस बजट में आपने देखा होगा कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, टैक्स में आपको कितनी राहत मिली। लेकिन बहुत मुमकिन है कि आपने ये चीज नोटिस भी ना की हो जो सरकार ने आदिवासियों के लिए करने का प्रावधान इस बजट के जरिए रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में यह कहा गया कि साल 2047 तक सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। 40 साल तक की उम्र के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से इस समस्या को दूर किया जाएगा। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य आदिवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में सुधार करना है। अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा भी इसी बजट में की गई थी। बजट में जो घोषणाएं हुई उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया और इसी दौरान उन्होंने पीवीटीजी मिशन की शॉर्ट फिल्म और साथ ही पोर्टल की लॉन्चिंग भी कर दी। खूंटी के बिरसा कॉलेज ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को, आदिवासियों को 24,000 करोड़ की सौगात दी और इसी बीच राज्यवासियों को 72,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। पीएम ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही साथ उद्घाटन भी किया। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत भी की और इसके तहत आदिवासियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, दूरसंचार, कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा, इसकी घोषणा की। यह ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। हालांकि आप ये सोचेंगे कि ये तो मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन फिर से वही सवाल कि क्या पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक, आदिवासियों तक ये आज तक पहुंच पाया था? इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। यहां पर पीएम मोदी ने पीवीटीजी पर बार बार फोकस किया। पीवीटीजी कौन है हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन पीवीटीजी की स्थिति करीब से अगर आप देखेंगे तो इन आदिवासियों की संख्या करीब 28 लाख है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी आबादी है। कुल 75 पीवीटीजी समुदाय हैं जो कि देश के 220 जिलों में रहते हैं। कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी आबादी सैकड़ों में है। 2001 की जनगणना में बिहार के बिरजिया आदिवासी सिर्फ 17 थे और तब बिहार में असुर समुदाय की संख्या 181 थी और कोरवा समुदाय की आबादी 703 थी। जब हमारे देश में आखिरी पंक्ति में खड़ी एक महिला देश की प्रथम महिला बन सकती है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि देश की आखिरी पंक्ति में खड़ा एक समुदाय पहली पंक्ति में खड़ा किया जा सके। यहां पर सिर्फ इच्छा शक्ति, उस विल पावर की जरूरत है और एक समुदाय का पिछड़ जाना पूरे देश के पिछड़ जाने के समान होता है। एक इंसान की तरह ही एक देश होता है और अगर उसका एक भी अंग ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर कभी भी श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता है। भारत मां के शरीर का एक भी अंग अगर तंदुरुस्ती के मामले में पीछे छूटता है तो इसका नुकसान हम सभी को होगा, क्योंकि हम सब मिलकर भारत कहलाते हैं। और ऐसे में जरूरत यह है
कि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई पंक्ति बचे ही ना, सब समान हो, सबका सम्मान हो और भारत विकास के रास्ते पर बेहिसाब ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे। और यही है जरूरत न्यू इंडिया की। इसी के साथ आज इंडिया स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।